नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। तो अखिलेश यादव ने नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और उन्हें करप्ट माउथ करार दिया। इधर घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। 3 महीने के भीतर दूसरी बार एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के विभिन्न शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार चढ़ाव, परिवहन लागत और अन्य परिचालन खर्चों के कारण समय समय पर कीमतों में संशोधन किया जाता है। और वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में आखिरकार जगह मिल गई है। छोटी उम्र में लगातार 2 आईपीएल सीजन में अपने बल्ले की धमक से छक्कों और रनों की बारिश करने के बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में चुन लिया गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के अलावा वैभव को एशियन गेम्स के लिए चुने गए भारतीय T20 स्क्वाड में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब मुद्दे कम पड़ जाते हैं तो पुराना इतिहास भूगोल बनकर सामने आ जाता है। विकास, पर्यावरण और हर घर नल योजना की बात करते करते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक एक पुरानी कहानी याद आ गई। सीएम योगी ने हंसते हुए एक ऐसा तीर छोड़ा जिसने सीधे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर जाकर चोट की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन पता चला कि कहीं कोई टोटी ही चोरी कर रहा है। सीएम का इतना कहना था कि टोटी शब्द सुनते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा 40 डिग्री से सीधा 100 डिग्री पार पहुंच गया। अखिलेश यादव ने भी बिना देर के पलटवार किया, जिसने भाषा की मर्यादा को एक बार फिर नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोषों की हत्याओं का खौफ रातों रात नींद नहीं, और नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना उत्कृष्ट बयान कोई नहीं देता। बात यही नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने आगे योगी सरकार को चेताते हुए कहा कि ये हार की हताशा बोल रही है, अब कुदरत का बुलडोजर घूम गया है। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोटी खोल करके जा रहा है, उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके। उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना, प्रकृति के अनुकूल। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इतिहास को खंगालने की एक बार फिर कोशिश की, जो बयान उन्होंने दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जल जीवन मिशन को लेकर के जो अभी मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बन गया है। आप देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गांव में, खुद के गांव में पूरी तरह से 100% नल जल योजना सफल नहीं हुई। वहाँ उनका खुद का विधायक उनको
ऑन रोड घेर लेता है और कहता है कि इस तरह का भ्रष्टाचार है। 1 महीने का समय देते हैं ममता जी, 1 महीने बाद भी जब वहाँ के विधायक जी जाते हैं तो देखते हैं स्थिति जस की तस है। आप देखिए आए दिन पानी की टंकियां धराशायी हो रही हैं, तो अभी तक तो इस तरह का जो भी पानी की टंकियां जिस लेवल पर गिर रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट उनका है कोलैप्स होने का। टेस्टिंग में ही पानी टंकी फट जा रही है और किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप बताइए कि जिस तरह बुलडोजर या जीरो करप्शन ऑन क्राइम एंड करप्शन, इस तरह का जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन सरकार का स्लोगन है, तो इसके दिशा में सरकार कर क्या रही है? खाली तो नारा बनाई है बस करप्शन को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इन्हीं के लोग मिले हुए हैं कि जितने भी जल जीवन मिशन के ठेके पट्टे हो रहे, ये सब ठेके पट्टे कौन उठा रहा है? सब भाजपा के लोग हैं। और पानी टंकियां गिर रही हैं और जल जीवन मिशन की सारी चीजें जो है, आप बताइए कि सड़कें खोद खोद के छोड़ दे रहे हैं, पानी किसी घर में अशोक जी, सवाल दरअसल जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ था, ये बात सही है, लेकिन उनका इशारा कहीं और था। वही इशारा था टोटी को लेकर के, जब सरकार आई थी कि भाई अखिलेश यादव तो टोटी भी ले गए, और वही इशारा उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने। देखिए ऐसा है कि ये सब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि हम लोग जो इनके पेपर लीक माफिया जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चट कर रहे हैं, उस पर बात ना हो, ये बिना मतलब की इशू में हम लोग उलझ जाए। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पर्सनल जो चीजें, किसी को कैरेक्टर असोसिनेशन इशू कहते हैं, चरित्र हनन जी। और ये चरित्र हनन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के इशारे पर इनके अधिकारियों ने किया और वही काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देख रही है कि एक मुख्यमंत्री का रोल क्या होता है। क्या एक मुख्यमंत्री का रोल होता है कि किसी का चरित्र हनन करना? क्या एक मुख्यमंत्री इस तरह का हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट कर सकता है? क्या एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टारगेट करके पिछड़े दलितों को के ऊपर बुलेट और बुलडोजर का प्रहार किया जा रहा है, क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ठीक है, चलिए सर, अब बीजेपी से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, भदौरिया जी हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका। जी भदौरिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर। अभी देखिए, टोटी पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो कहा है, भाई टोटी को लेकर निशाना साधा किया है। अब सपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं अशोक जी कि भाई ये मूल जो जनता के मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने की कोशिशें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और जो बात होनी चाहिए भाई हर घर नल हर घर जल, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके विधायक सड़कों पर उतरे मंत्री के खिलाफ, उस पर ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का। देखिए, जो जल से नल है, आज हम उत्तर प्रदेश नहीं, हर जगह गांव गांव, जिला जिला, शहर शहर, पंचायत में हर जगह जल से नल पहुंचा रहे हैं। 2017 के बाद हमने 9 साल में जो काम किया है, इनकी 4 बार इन्हें सत्ता मिली, ये कुछ नहीं कर पाए सिर्फ लूट के अलावा। मैं भी वहीं का हूँ, मैनपुरी में मेरी ननिहाल है और मैनपुरी से सैपई बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। मैनपुरी में मेरी ननिहाल भी है, मैनपुरी में मेरी ससुराल भी है, तो मैनपुरी से मैं बहुत क्लोज हूँ, बहुत वहाँ का एक चप्पे चप्पे से जुड़ा हूँ। तो हमने 2017 से पहले तो मैनपुरी में ये देखा था कि अगर मैनपुरी शहर को छोड़ दो, बाकी जो रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ लाइट के खंभे तक नहीं थे। अब सोचिए कि 2017 चल रहा है और 4 बार वहाँ ऐसी सरकार आ चुकी जो उसी क्षेत्र का मुखिया बनता है उस सरकार का, और वहाँ आसपास के गांव में लाइट के खंभे नहीं थे। ये स्थिति थी। आज 2017 के पास मैनपुरी क्या, कोई गांव, कोई सिंगल घर ऐसा बता दे कि जहां लाइट ना हो। तो हमने ये आज बंदोबस्त किया है। इनके समय में गिने चुने क्षेत्र थे, गांव थे, वहीं पर लाइट जाती थी, बाकी कहीं नहीं जाती थी। 4-5 जिले। सर, लेकिन आज आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी टोटी का जिक्र फिर क्यों करने लगे अचानक? अब मैं आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ जी। तो हमने आज लाइट पूरे उत्तर प्रदेश में दी है, सब जगह जारी। अब समस्या ये है कि जब अखिलेश जी थे तो सीएम हाउस में, बिल्कुल सही बात है, उसका बजट, पूरा बजट रखा है ना कि कितनी टोटियां कितने पैसे की खरीदी गई थी, वो तो आप साथ में ले नहीं गए। तो एक एक टोटी की कीमत हजारों में नहीं लाखों में थी, और ऐसी टोटियां पूरे सीएम हाउस में बहुत लगी हुई थी। खास करके जो डिम्पल जी की किचन थी, उसमें तो बेहतरीन टोटियां थी। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो टोटियां अखिलेश से ही निकाल के ले गए, मगर टोटियां उनके बंगला खाली करने के बाद निकाली, तो अगर उन्होंने नहीं निकाली तो उनके नेताओं ने निकाली, नेता नहीं निकाली, उनके कार्यकर्ताओं ने निकाली। ये तो साफ हो चुका है।
तो टोटियां फिर अखिलेश जी लेके भी आए थे एक बार टोटियां, कि कितनी टोटियां निकाली गई है, लो हम ये ठीक लेके है। आए, लगा दो। अशोक जी, अब इतिहास की बात हो रही है तो जरा देख भी लीजिए। अब भदौरिया जी तो बता रहे हैं पूरा इतिहास, कहाँ से टोटी निकाली गई और क्या ये दुखती नब्ज है समाजवादियों की? अशोक जी। इस अधिकारी से इस तरह का काम करवाया गया, उस अधिकारी का नाम भी हमारे राष्ट्रपति जी ने लिया कि उस अधिकारी ने किस तरह से इस तरह का काम करके मीडिया को सुबह 8 बजे बुला करके सारा प्रोपेगेंडा रचा गया। तो सबको पता है उस अधिकारी का नाम, और उस अधिकारी के बारे में तो राष्ट्रपति जी ने बता भी दिया, तो उसका नाम भी ले लिया था कि इस अधिकारी ने मुख्यमंत्री के कहने पर एक नेता विपक्ष को, जिसके पास आज 37 सांसद है, इतना बड़ा जनाधार है, उस नेता को इस तरह बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई। तो इसमें कोई सवाल ये नहीं है। सवाल दूसरा है कि आज अगर जिस तरह का भाजपा के साथी कह रहे हैं कि बिजली खंभे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि 2017 के पहले मैनपुरी इटावा साइड जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ लालटेन युग था, वहाँ बिजली की रोशनी थी ही नहीं, वहाँ लोग डिबरी लालटेन जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे। 2017 के बाद योगी जी आए तब सब जगह बिजली चलने शुरू हुई है। तो आप ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं कि इनकी बातों को सुनकर भी लोग मतलब हंसते हैं कि क्या क्या बातें कर रहे हैं भाजपा के लोग। तो राम राज्य है कि नहीं अभी अशोक जी? उत्तर प्रदेश में राम राज्य है कि नहीं? राम राज नहीं, ये पेपर लीक माफियाओं का राज है, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचारियों का राज है, परीक्षा माफियाओं का राज है, कोडिंग माफियाओं का राज है। नाम खाली राम राज है, राम राज है नहीं। जो राज मैंने बताए सब यही राज चल रहा है, अपराधियों का और सरकार की गठजोड़ का। अरे अशोक जी, आपकी तो सरकार चलेगी नहीं मामलों पर। अब देखिए 17 से लगातार बीजेपी में लोग बने हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए गुंडा राज और माफिया राज को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, महाराज जी ने सबको खत्म कर दिया। नहीं, आप ये बताइए, गुंडा राज माफिया राज अगर खत्म हो गया तो ये पेपर लीक माफिया कहाँ से पैदा हो गया, कोडीन माफिया कहाँ से पैदा हो गया, खनन माफिया कहाँ से पैदा हो गया? भदौरिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए जरा एक बार। भदौरिया जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज वाकई में हमने जितने गुंडे थे, बदमाश थे, जितने लुटेरे थे, चाहे वो भू माफिया हो, दारू माफिया हो, रेत माफिया हो, हमने सारे सब खत्म कर दिए। हम किसी का पक्ष नहीं लेते और ना ही हम किसी को पालन पोषण करते। इनके टाइम में माफिया पालन पोषण होता था। अब ये इन्होंने जैसे कहा कि रेत माफिया, अरे रेत माफिया तो आपके टाइम था। ये दुर्गा नागपाल ने जब रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई तो दुर्गा नागपाल को, एक IAS ऑफिसर महिला को, आपने सस्पेंड कर दिया। और आज हमारे टाइम वो DM है एक जिले की। तो हमने अधिकारियों को उनकी जो जिम्मेवारी है वो उनको समझाई कि आप काम करिए, आप किसी माफिया के बहकावे में डर में मत आइए। मगर इनके टाइम माफिया की चलती थी, किसी अधिकारी की नहीं चलती थी। तो इसीलिए तो जनता ने इन्हें, हमें बार बार जनता मौका दे रही है, इन्हें क्यों नहीं दिया? हम दूसरी बार आए और तीसरी बार उससे भी बड़े बहुमत से आ रहे हैं, चौथी बार भी आएंगे। और सत्यता में आपको एक और बता दूं कि अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में जिंदगी में, इस जिंदगी की तो मैं कह रहा हूं, अगले जन्म में कह नहीं सकता हूं कि अखिलेश बन जाएं। इस जन्म में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के CM बनने वाले नहीं है। ये मैं लिखित में कहूँ तो दे दूं। ठीक है, तो अभी सपा वाले तो कह रहे हैं कि भाई जो अगली मई आएगी, जैसे आप लोग कह रहे थे 4 मई दी गई, तो अभी सपा वाले कह रहे भदौरिया जी कि अब जो अगली मई आएगी, और जैसे 10 मार्च को रिजल्ट आए थे, अब सरकार बनाने का सपना लोग देख रहे थे, सपा वाले पूरा नहीं हुआ, तो बोले कि अगले मार्च में इस बार सफाया हो जाएगा बीजेपी का। देखिए, मन शब्द को मिर्जा गालिब का शेर है कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो मन समझाने के लिए कुछ भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी धरातल पे जनता जो जब कह रही है वो जनता जनार्दन होती है, जवाब जनता देगी। और इनके ऐसे कोई काम नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी ये सिर्फ हिंदुओं का अपमान कर रहे। पक्ष किसका ले रहे हैं? सिर्फ 20% जो वोटर है उसका। आप ठीक है, अभी यादव जी बता दीजिए जरा, अशोक यादव जी, 10 मार्च को फिर शपथ की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है अगले साल? भाजपा के साथी, भाजपा के लोग इस समय टैरो कार्ड रीडर भी हो गए हैं, मतलब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं लोग, लेकिन जो देश में होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। ये उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं कि पेपर लीक माफियाओं को कब तक खत्म करेंगे। उसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि बांदा में जो रेत माफिया, जो खनन माफिया पूरे बांदा को बर्बाद कर दिया, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक खत्म करेंगे। योगी सरकार कब तक हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाएगी, इसका डेडलाइन ये नहीं बता पा रहे हैं। दूसरे का भविष्य बता रहे हैं, चलिए भविष्य नहीं बता रहे अभी। ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका और भदौरिया जी आपका भी। भविष्य तो जनता तय करेगी कि जो रिजल्ट्स आएंगे आगे होने वाले अगले साल चुनाव में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते हैं आगे।
देश में महंगाई ने आम आदमी का दम घोट दिया है। जरूरत का सामान दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। वहीं महंगाई के इस मार से जनता बेहाल हो गई है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो गई है। दिल्ली एनसीआर में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब 942 रुपये हो गए हैं। वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर का रेट 339 रुपये। इसके अलावा 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113 रुपये 50 पैसे पर कायम है। बढ़ती कीमतों को लेकर तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। महंगाई को फिर से बूस्टअप मिलेगा और ये वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है जिन्होंने कभी 5 रुपया जब हमने सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे तो उसके खिलाफ गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर पेट्रोल पंप पर हर चौराहे पर सर पर सिलेंडर रख करके प्रदर्शन करने का काम किया था। सरकार को चाहिए कि कंपनियों के मुनाफे जो उन्होंने कमाया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर उससे इसको जो मूल्य वृद्धि है उसको सब्सिडाइज करे और ये इसकी वसूली जो है आम जन से न की जाए। आप पाकिस्तान के साथ यदि महंगाई में अपना मुकाबला करोगे तो फिर आपको धन्य ही कहा जाएगा। पाकिस्तान के साथ हमारी क्या तुलना है महंगाई के मामले में, क्योंकि वहां फौजी शासन है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ के लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। पाकिस्तान में आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पीड़ित पाकिस्तान की जनता भी है और भारत की जनता भी है। तो आप पाकिस्तान को अपना आदर्श नहीं मान सकते। यदि आदर्श मानना है तो फिर यूरोपीय लोकतंत्र को मानो, कहीं और के लोकतंत्र को मानो, उसका उदाहरण लेकर के चलो। वहां महंगाई के खिलाफ आवाज उठ रही है। लगातार जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं, वहां पे ब्लॉकेट चल रहा है और वहां पर ब्लॉकेट में थोड़ी बहुत अभी रियायतें होनी शुरू हुई हैं। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, पर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी हमारे प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और करिश्मा नेतृत्व के कारण कभी नहीं हुई। और आप देखिए एलपीजी की भी सिलेंडर्स के बीच में पैनिक बाइंग हो गई थी, पैनिक बुकिंग हो गई थी, तो थोड़ी क्राइसिस हो गई थी। ये सारा कुछ अब बेहतर हो रहा है। प्राइसेस बढ़ाना पड़ा हमें दोबारा ये 2-3 महीने के भीतर में, पर जो कहते हैं ना कि डिफिकल्ट टाइम्स और डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। 870 रुपए के आसपास का नुकसान एक डोमेस्टिक एलपीजी उपभोक्ता को गैस बेचकर कंपनियों को हो रहा है। कंपनियां ब्लीड कर रही हैं, थोड़ा सा इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, पर हम देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही गल्फ ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, गल्फ में स्थितियां बेहतर होंगी, प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी और जरूर पहले से बेहतर होंगी। 81% जो है कमर्शियल गैस का वृद्धि हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 3 महीने के अंदर जो है। और अब जो है जब ये आप याद कीजिए जब शुरुआत हुई थी तो 60 रुपए की वृद्धि जो है डोमेस्टिक वाले पे भी किया इन लोगों ने, अब फिर आज कर दिया। लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अपना जीवन यापन करें जब आमदनी बढ़ नहीं रही है, सैलरी किसी की नहीं बढ़ रही है, आप लोगों की भी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है, पर आप महंगाई की लगातार आप मार कर रहे हैं जनता के उस पे। कहाँ से अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, किचन का खर्च बढ़ गया है और पेट्रोल डीजल से तो और गैस से तो जो हालत है उसमें बाकी चीजों पर भी उसका असर पड़ता है। सरकार स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रख पाई, इतने सालों से सिर्फ भाषणबाजी चलता रहा। आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए भारत का स्ट्रेटेजिक रिजर्व और चाइना का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भाई ये संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है, लेकिन बाकी देशों में ऐसी स्थिति नहीं है और आपके यहाँ ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? क्योंकि आपने जो सरकार का दायित्व होना चाहिए था वो नहीं निभाया। आप सिर्फ चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे और यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार बनाने में सिर्फ वही काम आपको आता है, सरकार चलाने आपको नहीं। आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज और आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का है। वैभव ने भारतीय टीम में जगह बनाते ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान सचिन तेंदुलकर का एक बेहद पुराना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बीसीसीआई वैभव के प्रदर्शन और उनकी तैयारियों पर खास नज़र रखने का प्लान बना रहा है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई स्पेशल ट्रीटमेंट देगी।
वैभव वहां के वातावरण में ठीक से ढल पाएं, इसके लिए बीसीसीआई उनके माता पिता को उनके साथ भेजने की तैयारी कर रहा है। केवल 15 साल की उम्र में वैभव टीम इंडिया में चुने गए हैं। स्वभाव में थोड़ा बचपना है, ऐसे में बोर्ड को लगता है कि माता पिता के साथ होंगे तो वैभव को न केवल बाहरी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव के लिए भी खुद को तैयार कर पाएंगे। So today we are going to announce 4 teams. Indian squad for the Ireland series. There will be 2 matches in Dublin. Then there will be for England there will be 5 T20s. That team also we are going to announce. We are also going to announce the Indian squad for the Asian Games to be held in Japan, and also India A team for the multi-days in Sri Lanka. There will be 2 matches. So at the beginning, I would like to announce the Indian squad for the Ireland 2 T20 matches to be held on 26th and 28th of June in Dublin. So we have a new captain for the T20 series. So Shreyas Iyer will be the new captain of the Indian T20 team for all these 3 series. Shreyas Iyer captain, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, both are wicket keepers. Shivam Dubey, Tilak Verma, vice captain. Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Varun Chakraborty, Ravi Bishnoi, Mohammad Siraj, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Prince Yadav, and the new kid Vaibhav Suryavanshi. So he will be part of the Indian squad for the Ireland series, which will have 16 members. और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।